Let's go across to our friend from the Congress, Nizamuddin Rahim Saab. I'm sure Nizamuddin Rahim Saab would be a very happy man today. बड़े खुश होंगे आज. मुझे लगता तो ऐसे है. असल में है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है. Let's ask him. निजाम साहब नमस्कार. नमस्ते सर. नमस्कार नमस्कार. जय हिंद. कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया. तो सर आज तो बड़े खुश होंगे आप. मतलब पहला इंडिया अलायंस ने जो चुनाव इकट्ठे लड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने आज आपको जितवा दिया चंडीगढ़ में. सर सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया क्योंकि इनकी बेईमानी की परतें दर परतें खुल रही है. अभी आपने उनको जो सज्जन आपके साथ है अभी डिबेट में जी, एडवोकेट प्रदीप गावड़े साहब, 3-4 उदाहरण दिया आपने जी. बिल्किस बानो का उदाहरण दिया जी. सुप्रीम कोर्ट का दूसरा जजमेंट आया, आपने उसका उदाहरण दिया. तो ये तो बेईमानी की दीवार पर खड़े हैं. इनकी नींव के सारे पत्थर बेईमानी पर टिके हैं. वो कभी भी भरभरा के गिर सकते हैं. तो इससे तात्पर्य क्या होता है? चलिए वो बात तो चलो ठीक है. बीजेपी विल ऑफ कोर्स डिफेंड इटसेल्फ. लेकिन आपको क्या लगता है, मतलब कि पहली बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने कोई चुनाव इकट्ठे लड़ा है और वहां आप लोग जीत गए, भले ही सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की वजह से रिजल्ट वो आया हो जो आना चाहिए था. तो आगे चल कर के आप लोगों ने अब तय कर लिया है कि भाई पंजाब में आप अकेले लड़ेंगे, दिल्ली में अकेले लड़ेंगे. आपको लगता नहीं कि उस पर दोबारा सोच होनी चाहिए? नहीं ऐसा नहीं है. आपने देखा होगा कि दिल्ली में भी वो हमारे लिए सीट छोड़ने को तैयार हैं और ये अभी 2-4-5 दिनों में आप बहुत क्लियर पिक्चर आ जाएगी. आप देखेंगे कि बहुत अच्छे पैमाने पर इंडिया अलायंस के जो साथी इधर उधर भटक रहे हैं वो सब एक जगह आकर सीटिंग शेयरिंग करके और आराम से चुनाव लड़ेंगे. हमें कहीं कोई दुश्वारी नजर नहीं आ रही है. और जनता का जो रुझान है, अभी बीजेपी की हालत ऐसी हो गई है कि अब उनको इस बात का भरोसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वो चुनाव जीते, बल्कि अब उनको इस बात का भरोसा है कि बेईमानी करके कैसे कांग्रेस के नेताओं को तोड़कर अपने यहाँ लाकर उनकी छवि से बीजेपी को जिताए. आज हालत ऐसी है कि अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ है महाराष्ट्र में जी. 6 में से 4 कैंडिडेट जो चुनकर आए हैं वो चारों कांग्रेस से गए जी. तो ये थोड़े दिन के बाद ये मोदी वाली कांग्रेस होगी और उसमें सारे कांग्रेसी लिखेंगे जी. तो मोदी जी यही कह रहे हैं कि आप कांग्रेस कहने लगे जय सिया राम. तो मोदी जी का यही डायलॉग है. मोदी जी उल्टे बोल रहे हैं. ऐसा है कि जय सिया राम या श्री राम ये सब तो हमारे हिंदू भाइयों के नारे थे. ये कांग्रेस और बीजेपी का कोई नारा नहीं है. लोग अपनी सुविधा के हिसाब से कुछ भी कर लें, लेकिन इनकी जमीन इनकी धरातल खिसक रही है. इसीलिए आज हालत ऐसी है कि कांग्रेस से आए के भरोसे वो आप चुनाव लड़ना चाहते हैं क्योंकि उसके अलावा उनके पास कोई साधन नहीं है. जी जी. लेकिन निजामुद्दीन रहीम साहब ये बताएं. हेलो जी. निजाम साहब आपको आवाज आ रही है? निजाम साहब आपको आवाज आ रही है? आई थिंक ही इज गेटिंग अ कॉल. आपको शायद कॉल आ रही है जी. But this is the first time, Pradeep ji, that the Supreme Court has actually ruled in what is clearly a political battle against the government of the day, which is amazing. But sir, if certain proofs are given before the court, that you can say, as you said, where he said murder of democracy, where he says nothing is nothing before the court. So in effect, shows to say that you're following the Pradeep constitution. ji, hang on a minute. The Chief Justice of India is actually using Rahul Gandhi's language, murder of democracy. Now, how? It could be an informal communication in the court that he points out. It's not part of the order, probably. But it's not part of the order, but it is part of the exchange. Yes. But if it is just before the court that the entire system on which your thing has taken place is illegal, then what will the court do? This is a Supreme Court. Now, how do you expect every Supreme Court judge to just be a political court? It can't. It has to because I'll tell you what. It shows 1, 2, 3. The entire thing seems to be absolutely absurd, illegal, and incorrect. Because I remember in the court, I think in the bench headed by Justice Sanjeev Khanna, if I'm not mistaken, in the 2-judge bench hearing the Manish Sisodia bail matter, if you remember, Justice Sanjeev Khanna had said to the Enforcement Directorate that your case will not stand even 2 minutes of cross-examination, and refused to give bail in the end. So that was a very strange thing, very frankly.
So, in spite of the fact that the court repeatedly kept asking for proof and for evidence which was not supplied, they still refused to give him bail. So, it opens up a lot of questions in the minds of a lot of people. So, what's going on here? Sir, they say even for a day, if you are going to suppress the liberty of an individual, that's wrong. That's a crime. I mean, that is a crime. Constitutional. Absolutely. Is totally absurd of all the laws of the nation. If you have a judicial system, no judicial officer can, correct something that is wrong in front of him. If something has been presented, here in the Chandigarh case, everything that was totally wrong. You had a majority parties together, and you have a minority parties mayor out there. And you had a CCTV camera, yes, shows which also recorded audio. Bilkul. And so how can the judge? No, you expect. How you can't ignore that? Now, how can the Supreme Court ignore that or overrule? Or how can you do that? I mean, no person. There is a limit to how much you stretch a person's integrity. You can't do that beyond a point, and nobody is going to, so feel miserable by giving an order when he sees everything wrong out there. So, do we have Mr. Nizamuddin Rahim with us or not? निजाम साहब हैं कि नहीं भाई, वापस आए कि नहीं आए? ओके, ज्वाइन करने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है. तो no, what you said is right. How much a person is going to stretch himself, the horizons of jurisprudence, but also over here, be a blind observer. I didn't want to argue with Mr. Rajiv Gavde, Pradeep Gavde, sorry. I didn't want to argue with him much more because it would have stretched the entire show to more than an hour. Now, this was a particular case in the electoral bonds case, Pradeep ji. If you look at it, all the lawyers who were arguing against the electoral bonds, they had done their research work very well. They had got everything. How much money where, how much has gone to where, and so on and so forth. They had all the statistics and all the numbers on their fingertips. So, they've studied all this in the last 5 or 6 years, and then they have come up with all this. And if you notice, this electoral bonds matter has not come up suddenly. The Supreme Court had been hearing it for some time, and finally after a deep study and deep application of mind, they have come to this particular conclusion. So what Mr. Pradeep Gavde said, that we didn't want black money to come into the system, then you should have kept it transparent. भाई लिस्ट पब्लिश कीजिए कि जैसे अमेरिका में होता है कि फलां आदमी ने इतना पैसा दिया, फलां आदमी ने इतना पैसा दिया. Right, I think we've got Nizam Saab back with us. So there was no transparency, there was nothing you call black money, everything was black money, and if this is presented before the court, what can the courts do? Absolutely. So Nizam Saab, मैं आपको ये कह रहा था कि बड़े दिनों के बाद ऐसा लगा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस किस्म के निर्णय दिए हैं जो लग रहा है कि मतलब बहुत उम्मीद जगाई है विपक्ष की, ऐसे निर्णय जो आए हैं. निजाम साहब. यस, बिल्कुल सही है सर. देखिए, ये जो निर्णय आया है ना, ये संजीवनी का काम करेंगे, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से बेईमानी का साम्राज्य मोदी जी ने खड़ा कर दिया, उससे लोगों को ये लगने लगा था कि अब लोकतंत्र की हत्या है और लोकतंत्र अब यहाँ रहेगा नहीं. लेकिन इन 3 निर्णय ने 2-3 बातें साबित कर दी. एक तो है कि कानून का राज कैसे होना चाहिए, वो बिल्किस बानो के केस में आपने देख लिया कि बलात्कारियों को एक सरकार खुद समर्थन देकर और उनको आजाद घुमा रही थी और उससे अपनी चीजों से भाग रही थी गुजरात सरकार, उसको कटघरे में आना पड़ा और देश की जनता के सामने इस बात को बिल्कुल साफ तौर पर मैसेज देना पड़ा कि वो उनकी गलती थी और सुप्रीम कोर्ट ने सुधारा और उनको जेल भेज दिया. दूसरे मामले में यह साबित हो गया कि मोदी जैसी बेईमानी करने का जो इलेक्टोरल रोल वाले आपने उसमें देखा कि जिस तरह से वो बॉन्ड का पैसा, यानी वो एक बहाना है चंदा लेने का, वो लोगों का जो फायदा पहुंचा रहे थे बड़ी बड़ी कंपनियों का, उससे ब्लैक मनी के तौर पर करोड़ों करोड़, यानी इतना बड़े पैमाने पर वसूली का काम चालू था, उसको भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि ये गलत है, देश का पैसा है, जनता का पैसा है, इसका हिसाब देना होगा. तीसरी चीज ये कि जो आपने देखा कि जिस तरह से चुनाव आयोग धांधलियों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, उनका अधिकारी सरेआम टेलीविजन पर वोट जो है इनवैलिड कर रहा था और उसके बावजूद भी सरकार ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया और उसे कोर्ट में जब जाना पड़ा तो कोर्ट ने उसे जेल भेजने और उस पर कार्रवाई करने और उसकी पूरी मॉनिटरिंग कोर्ट में बुलाकर करने पर के बाद देश की जागरूक जनता को इस बात का एहसास हुआ
कि मोदी का 10 साल का शासन पूर्ण रूप से बेईमानी के आधार पर टिका है और आगे भी मोदी जी की जो प्लानिंग है वो प्लानिंग भी बेईमानी की ही है। क्योंकि आज मैंने देखा मुंबई कांग्रेस में एक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सचिन पायलट साहब की जी, उसमें एक डेलीगेशन आया था, वो डेलीगेशन ईवीएम के इश्यूज को लेकर खड़ा हो गया। तो मुझे ये लगने लगा है कि देश में जनता जागरूक हो रही है, जो काम पार्टियां नहीं करेंगी अब वो काम कोर्ट और जनता करेगी। और ईवीएम एक बड़ा घोटाला है, जैसे इन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड से पैसा वसूली का काम कर रहे थे वैसे ये ईवीएम के माध्यम से बड़े पैमाने पर बेईमानी हो रही है। क्योंकि एक बात तो तय है सर कि अगर इन्होंने जनता का काम किया होता और जनता इनसे खुश होती तो दूसरे दल से नेताओं को आयातित करके बीजेपी के कौन से काम की समीक्षा कर रहे थे, या जो लोग गए हैं वो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप हैं। अगर वो भ्रष्टाचारी हैं तो इनके यहां जाकर ये कैसे उजले हो जाएंगे और उन भ्रष्टाचारियों के बल पर मोदी दोबारा चुनाव कैसे जीतेंगे, ये तो इन्हें जनता को बताना होगा। क्योंकि अब जनता ये जान गई है कि घबराहट जो है वो मोदी जी के तंबू में है। बीजेपी निजामुद्दीन जी, मोदी जी और बीजेपी का कहना है कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, हैट्रिक, अब की बार हैट्रिक होगा। यूपीआई ग्लोबल, मोदी जी जब अबू धाबी गए वहां के हिज हाइनेस को रुपए कार्ड हाथ में दे दिए, बोले कि ये यूपीआई ग्लोबल है। और ये यूपीआई ग्लोबल है इसलिए है कि मोदी है तो मुमकिन है। यूपीआई ग्लोबल में इंडिया, सिंगापुर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मॉरिशस, फ्रांस, नेपाल, भूटान, सब जगह आप जीपे इस्तेमाल कर सकते हो। आईफिल टावर में जीपे इस्तेमाल कर सकते हो। ये करे मोदी जी, मोदी है तुमने। और आगे जाके मोदी जी जो आप कांग्रेस के बारे में बोल रहे हैं कि जातिवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार से लिप्त कांग्रेस, और कांग्रेस का स्थान वहीं पर है ऑपोजिशन, बिकॉज आपने वही काम किया। आपने सुने, पार्लियामेंट में सुने हैं बात। तो कैसे ये यूपीआई ग्लोबल, डिजिटल रेवोल्यूशन, 5th बिगेस्ट इकोनॉमी, कैसे आप टक्कर लोगे निजामुद्दीन जी? ऐसा है कि यूपीआई से वोट नहीं पड़ेगा, डिजिटल मॉनिटरिंग से वोट नहीं पड़ेगा, वोट जनता के हाथों से पड़ने वाला है। जनता जाके बटन दबाएगी, यूपीआई के लिए पैसा नहीं ट्रांसफर करेगी। भूटान वोट डालने नहीं आने वाला, बांग्लादेश वोट डालने नहीं आएगा, यूएई और जो है गल्फ कंट्रीज वोट डालने नहीं आएंगे। वोट डालने भारत की 140 करोड़ जनता में से आएंगे, और वो जनता जो इनसे त्रस्त है, इनकी बेईमानी से त्रस्त है। ये कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस भ्रष्ट थी, तो आपने जिन भ्रष्ट नेताओं को आज पार्टी में लिया उनके ऊपर कौन से चार्जेस थे? ये चार्जेस किसने लगाए थे? ये चार्जेस नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने लगाए ना। आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इनको नंगा किया 3 मामलों में, पूरा देश देख रहा है। इसमें किसी कांग्रेसी को बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कालख जो है इनके मुख पर खुद से लग रही है। ये कोई बाहर से आके नहीं लगा रहा है, और अपनी पीठ वो खुद थपथपा रहे हैं कि मैंने देश के लिए बहुत अच्छा किया। अगर आपने देश के लिए अच्छा किया तो आपको आयातित करके नेताओं को लाकर अपनी छवि बनाने की क्या आवश्यकता है? अपने दम पर चुनाव लड़िए ना। आपके पक्ष में कोई बचेगा ही नहीं। अभी हमने आपको एक उदाहरण दिया कि महाराष्ट्र में अभी राज्यसभा के चुनाव हुए हैं, उनमें से 6 कैंडिडेट चुनकर आए हैं, 6 में से 4 कांग्रेस के हैं। इसका मतलब कि आपके पास तो कैंडिडेट भी नहीं है, यानी आपके पास थिंक टैंक भी नहीं है। आज पूरी की पूरी भाजपा, 80% से ज्यादा भाजपा बाहर से आए नेताओं का जमावड़ा है, जिन पर इनका खुद का आरोप है। अजीत दादा पर इनका आरोप है, अशोक चौहान पर इनका आरोप है, मिलिंद देवड़ा पर इनका आरोप है, बाबा सिद्दीकी पर इनका आरोप है। तो ये सारे आरोप देश की जनता ने नहीं लगाए हैं, ये बीजेपी के नेताओं ने लगाए, बीजेपी की सरकार ने लगाए, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने लगाए। तो आज उनको लाकर कौन सा क्लीन अप, कौन सा नया चीज ला रहे हैं, ये देश की जनता को बताएं। क्योंकि खुद झूठ बोलना, इनकी मीडिया इनको मदद कर रही है, गोदी मीडिया। अब आप सोचिए कि आज जिस बात पर पूरे देश के चैनलों पर डिबेट होना था, वो विषय था आज सुप्रीम कोर्ट में चंडीगढ़ का विषय, लेकिन उस पर गोदी मीडिया खामोश है, एक जगह भी डिबेट नहीं कर रही है।
उस पर कोई बहस नहीं हो रही है। लोकतंत्र की किस तरह से उस अधिकारी ने मजाक उड़ाया, किस तरह से वो अधिकारी लोकतंत्र में तो वोटों को इनवैलिड कर रहा था, उसको तो सजाए मौत देनी चाहिए। और उसके साथ साथ वो कौन आदमी है जिसने उसको इंसिस्ट किया कि आप इन वोटों को बर्बाद करके वहां लोकतंत्र का गला घोट दो, उस नेता को भी जेल भेजने का काम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को करना चाहिए और देश के सामने एक जो है साफ सुथरा लोकतंत्र की जो छवि इस देश में थी उसको बरकरार रखना चाहिए। यहाँ पर आपसे एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ। आपने ये कहा कि 6 में से 4 जो हैं वो कांग्रेस के हैं, तो सर आप तो सबको जानते हैं, ऐसा तो नहीं कि आप सबको नहीं जानते हैं। मिलिंद देवरा जी को भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं आप, मतलब हमारे तो दोस्त थे वो। मुरली देवरा साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे, ये तो उनके बेटे थे लेकिन फिर भी जानते हैं। अशोक चौहान साहब बड़े अच्छे मित्र हैं हमारे। उसके अलावा बाकी जितने भी अन्य लोग वहाँ पर गए हैं बड़े अच्छे मित्र हैं। बाबा सिद्दीकी इसी तरह बाबा सिद्दीकी तो खैर वो तो मैं अभी तक मैं समझ नहीं पाया हूँ वेरी फ्रेंकली, या समझ भी गया हूँ। खैर उनकी बात बाद में करेंगे, लेकिन आप ये बताएं सर कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके मन में क्या बीत रही होगी अभी कि अशोक चौहान साहब आए, उनको फटाफट राज्यसभा में भेज दिया, मिलिंद देवरा जी आए, उनको राज्यसभा में भेज दिया। अरे एकनाथ शिंदे जी के साथ जो बाकी सब लोग हैं उनका क्या, वो भी तो टिकटिकी लगाए बैठे होंगे ना कि राज्यसभा में जाना है। आज नहीं तो कल आप देखेंगे कि उनके यहाँ भी बगावत होगी, उनके यहाँ भी बुरा हाल होगा, क्योंकि उनके यहाँ आपस में सब लड़ रहे। उनको जो वादे किए थे, जिस बल पर सेना टूट कर गई थी, उनके साथ एक गुट गया था, इनका प्रॉमिस था कि उस गुट के लोगों को मंत्री बनाएंगे। आज तक उनके साथ कुछ नहीं किया और अभी भी लॉलीपॉप देने का काम चालू है कि आप आओ आपको कुछ देते हैं। कल हमने खरगे जी का भाषण सुना, खरगे जी ने प्रधानमंत्री को वहां हाउस के अंदर कहा कि भाई और कितने लोगों को ले जाना है, क्योंकि आप तो बेईमानी की दलील है कि आप बेईमानी के रास्ते से दबाव डालकर ईडी को डालकर, ये देखिए दूसरे लोगों को डालकर जिस तरह से लोकतंत्र को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, वो एक स्वतंत्र देश के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी दुनिया में बेहतर तरीके से जानी जाती थी। लेकिन पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से सरकारी संस्थाओं को तबाह करके, उनके अधिकारियों को भ्रष्टाचार में लिप्त करके, उनकी फाइलें दबा करके, उनका मिसयूज करके इस देश को तबाही के रास्ते पे ले जाने का काम मोदी जी और उनकी मंडली कर रही है, वो देश के हित के लिए अच्छा नहीं है। निजामुद्दीन जी, मोदी जी कह रहे हैं कि विकसित भारत का सपना, विकसित भारत का सपना मोदी जी जिस प्रकार से देखे, मोदी जी के गारंटी आप देख रहे हो, गरीब कल्याण स्कीम, पीएम किसान, कोई गारंटी किसान का नहीं ले रहा था। मोदी जी आए, किसान का गारंटी लिया, बोला मैं गारंटी ले रहा हूं, उनको पैसा दो, पीएम किसान योजना हो गया। मुद्रा लोन हो गए, बोले ओबीसी समाज के लोगों को लोन नहीं मिल रहा था, पैसे बैंक नहीं दे रहे थे, कोई गारंटी देने वाला नहीं था। मोदी जी आए, बोले मोदी का गारंटी है, इनको मुद्रा लोन दो। फिर आगे जाके जो हमारे विश्वकर्मा साथी है, भाई बहन, उनका जो कारीगर है, उनको कोई गारंटी नहीं ले रहा था। मोदी जी आए, बोले मैं गारंटी देता हूं, 13,000 करोड़ विश्वकर्मा योजना में उन्होंने दे दिया। तो उन्होंने गरीब, पिछड़े, ओबीसी, आदिवासी, पीएम सम्मान, जो ट्राइबल लोगों को ट्राइबल लोगों को साथ में लेना, उनके लिए सेपरेट फंड उन्होंने अलॉट कर दिया। तो जहां सब लोग भूल जाते हैं, मोदी जी गारंटी लेते हैं, मोदी जी का गारंटी यानी गारंटी पूरे होने वाले गारंटी, यही है उनका डायलॉग। तो आप इसको कैसे देखते हो? क्या विकसित भारत का सपना पूरा एकदम जबरदस्त होगा, हैट्रिक? निजामुद्दीन जी, सुना नहीं आपने? निजामुद्दीन जी, कैन यू हियर? I think Mr. Yes, Mr. Nizamuddin Rahim is getting a call. I hope our chaps are able to explain to him how to put it on. The Bluetooth goes Yes. off. Yeah. So His Bluetooth has gone off. yes. So Rahul Gandhi is doing very well that he went to Amethi, और अमेठी में जिस प्रकार से उन्होंने नेशन वाइड मीडिया को उन्होंने साथ में अपने साथ रखा, that's a great achievement by itself. Whether अच्छा आगे No. The only thing is that the media has focused only on Aishwarya Rai.
बट निजामुद्दीन जी सुनाई दे रहे हैं आपको? विकसित भारत, निजामुद्दीन जी आप सुने प्रश्न? निजामुद्दीन जी प्रश्न सुने आपने? वापस बोल दूं? विकसित भारत का सपना। लेट हिम रिप्लाई। सर आपको आवाज आ रही है? निजाम साहब आपको आवाज आ रही है क्या? सर ये विकसित भारत कैसे हो सकता है जिस देश में 80 करोड़ लोग फ्री का राशन खा रहे हैं? वो विकसित देश कैसे हो सकता है? विकसित देश तब होता जब 10-20 करोड़ लोगों के पास रोजगार होता। आप मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं, इससे बड़ी झूठ क्या होगी? मोदी की गारंटी आपको याद है, पहली बार जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा था मुझे 100 दिन दे दीजिए, अगर 100 दिन में मैंने काम पूरा नहीं किया तो किसी चौराहे पे खड़े करके मुझे लात मार देना। ये भारत के प्रधानमंत्री का जुमला था, किसी और का नहीं था। क्या भारत के प्रधानमंत्री ने उन जुमलों को पूरा किया? क्या वो भारत के प्रधानमंत्री की तीनों गारंटी पूरी हुई, जिसमें 2 करोड़ युवकों को रोजगार दे रहे थे, जो लोगों के 15 लाख आ रहे थे? ये सारी बातें एक झूठ का पुलिंदा है। और अगर आपको अच्छे से याद हो तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से याद होगा सर कि मोदी जी ने 20 लाख करोड़ आपको देने के लिए कहा था जब ये कोविड आया था। क्या वो पैसा इस देश में किसी को मिला क्या? तो ये सब एक तरह का छलावा है। इसलिए इस बात की गारंटी कुछ भी नहीं है इस देश में कि उनके लिए कुछ हो रहा है। लेकिन आज जो राहुल गांधी जी दिख रहा है जो राहुल गांधी जी आज अमेठी में गए और मीडिया ने, हेलो जी आपको आवाज आ रही है सर? निजाम साहब आपको कॉल दर कॉल आ रही हैं, आप बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हैं सर, कांग्रेस के सबसे बिजी लीडर आप ही हैं सर। निजामुद्दीन रहीम साहब, कैन यू हियर मी सर? विकसित भारत के सपने, मोदी गारंटी, मोदी गारंटी, मोदी गारंटी वर्सेस राहुल गारंटी. I'm sure there is a gentleman from the Congress who's calling him up, or somebody from the Congress who has joined the BJP who's calling him up and telling him why is he appearing on this show. I can guess. जिन गारंटी को उन्होंने कर्नाटका में लिया उसको पूरा कर दिया जी, जिन गारंटी को उन्होंने हिमाचल में लिया उसको पूरा किया, जिस गारंटी को उन्होंने तेलंगाना में लिया उसको पूरा किया। नेहरू गांधी परिवार का ये वारिस जो भारतीय राजनीति का पुरोधा है वो कभी झूठी बातें नहीं करता। इस देश के हजारों करोड़ बर्बाद करके मोदी जी ने उनके चरित्र को और उनके राजनीतिक जीवन को तबाह करने का प्रयास किया। उसके बावजूद भी देश की जनता उनके साथ खड़ी है। आज उनकी न्याय यात्रा देश में चल रही है, लाखों की तादाद में जनता उनके साथ चलती है और इस बात की दलील है, इस गवाही है इस बात की कि राहुल गांधी जैसा सच्चा आदमी इस देश को नहीं मिलेगा। उन्होंने झूठ बोलकर कभी किसी को धोखा नहीं दिया। ना राहुल गांधी ने परिवारवाद चलाने की बात की, ना राहुल ने कभी किसी से कोई गलत वादा किया। जो जो वादे किए उन्होंने उसको पूरा किया। चाहे कर्नाटका के चुनाव में उन्होंने वादा किया था, चाहे हिमाचल के चुनाव में वादा किया था, चाहे उन्होंने तेलंगाना में वादा किया। आगे भी राहुल गांधी ने जो वादे किए हैं, जो अभी किसानों पर जो उन्होंने वादे किए, ये सब गारंटी होगी और ये ऑफिशियल गारंटी होगी। मोदी की तरह झूठ वाली गारंटी नहीं है कि जब स्टेज पे आते हैं ताली बजवाते हैं और स्टेज के बाहर जाने के बाद वो भूल जाते हैं। जिसके लिए आज सुप्रीम कोर्ट ने इधर पिछले 1-1.5 महीनों में 3 फैसले देकर मोदी की सभी गारंटियों को उसने बर्बाद करने का रास्ता दिखा दिया। जी ये बताएं सर ये बताएं कि राहुल गांधी जी आज अमेठी में थे और अमेठी में उन्होंने बहुत लोगों से बात की। बाकी सारी बातें लोगों ने नहीं की, लेकिन जो मीडिया है आपका, जो आपको बहुत प्यार करता है कांग्रेस को, जो कॉर्पोरेट मीडिया जो है, उन्होंने सिर्फ ये बात करी कि उन्होंने ऐश्वर्या राय के बारे में बात करी कि भाई अयोध्या में बच्चन परिवार दिख रहा था, ऐश्वर्या राय जी दिख रही थी। खैर दूसरी बात है कि ऐश्वर्या राय थी नहीं वहां पे, इसलिए उसके बाद कैटरीना कैफ के बारे में बात हुई। तो ये बाकी सारी बातें इग्नोर क्यों की गई, ये जरा बताएं निजाम साहब। नहीं सर, वो जिस संदर्भ में राहुल गांधी ने कहा, उन्होंने गरीब लोगों से एक सवाल किया अपने मंच से कि क्या आपको इस राम मंदिर के उद्घाटन पर गरीब लोग भी कोई दिखे? वहां अंबानी दिखे, अडानी दिखे, ऐश्वर्या राय दिखी, कैटरीना कैफ दिखी, वहां जो है वो ऐसे लोग भी दिखे जिनको धर्म से कोई लेना देना नहीं, जिन्होंने कभी राम की आस्था में विश्वास भी नहीं किया,
वहां ऐसे आर्टिस्ट और कलाकार गए जिन्होंने कभी धर्म को माना ही नहीं। तो राहुल गांधी ने यह कहा कि क्या वहां गरीब गया, क्या वहां आदिवासी गया, क्या वहां दलित गया? अगर वो कोई नहीं जान सकता तो ये कैसा राम राज्य है कि ये राम राज्य सिर्फ फिल्म वालों का है, जिनको धर्म से कोई लेना देना नहीं, जिनमें 90% लोग शराब पीकर मजाक उड़ाते हो, जो समाज को तोड़ने का काम करते हो, या ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट जिनके पास अरबों डॉलर पड़ा है, जो देश का को लूट रहे हैं, गरीबों को लूट रहे हैं, उनके लिए राम मंदिर बना है। राम मंदिर तो आस्था का प्रश्न है सर, हर आदमी के लिए राम मंदिर है। तो एक राहुल गांधी ने जो वहां सवाल उठाया वो वही उठाया, गरीबों से पूछा कि क्या आप गए थे? तो कोई गरीब नहीं जाने पाया, उसके लिए लाख लगे थे, उसके दरवाजे बंद थे, उतने दिन तक अयोध्या के आसपास कोई फटक नहीं सकता था। तो आप सोचिए कि धर्म के नाम पर कैटरीना कैफ का कितना बड़ा योगदान है राम मंदिर में। आप ऐश्वर्या राय का उन्होंने जिक्र किया, या उन्होंने दूसरी जो फिल्म अभिनेत्रियों का, कंगना रनावत का जिक्र किया। तो ये जो जिक्र है उन्होंने मानवीय मूल्यों के लिए किया कि गरीबों के लिए राम मंदिर क्यों नहीं, अमीरों और फिल्म वालों के लिए क्यों, ये उनका प्रश्न था। निजामुद्दीन जी, मोदी जी का कहना है कि नेहरू गांधी फैमिली, परिवारवाद, नेहरू गांधी फैमिली ने, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स ने इस देश को बहुत नुकसान पहुंचा दिया। बोले कि इंडिया बहुत आगे जाना चाहिए था, मगर परिवारवाद ने इंडिया को खींच लिया पीछे। और आज मोदी जी है, एक ड्राइविंग फोर्स है जो इंडिया को एक जबरदस्त गति के तरफ, प्रगति की ओर लेके जा रहे हैं। मोदी गारंटी, फिर वो मोदी जी की गारंटी है। आज 2.5 लाख ग्राम पंचायत ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से पूरे देश से जुड़ा हुआ है, इंटरनेट एक्सेस, यानी आप प्रगति के इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप, आप हर चीज, मोनोरेल, मेट्रो रेल, वंदे भारत, अलग अलग। तो ये प्रगति का दौर, ये परिवारवाद ने इसको रोक के रखा था, मोदी जी ने मुक्ति दिलाई है, मोदी जी की गारंटी है विकसित भारत का। बोलिए आप मुझे बताइए नार साहब कि कांग्रेस परिवारवाद पे चल रही है या मोदी परिवारवाद पर चल रहे हैं? आप देखिए कि उनके जितने मंत्री हैं उनके सारे बेटे राजनीति में आ गए हैं, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे अनुराग ठाकुर हो, चाहे उनके दूसरे, मैं दर्जनों गिना सकता हूं, जिनके बाप एमपी हैं, मंत्री हैं, बेटा राज्य में है, बीवी है, उनकी बेटी है। परिवारवाद का बात करने के लिए इनको शर्म आनी चाहिए कि सारे के सारा परिवारवाद इन्हीं के यहां से निकलता है और इन्हीं के यहां खत्म होता है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप इतिहास उठा के देखेंगे तो नेहरू गांधी परिवार ही जेल गया। नेहरू गांधी परिवार जेल के अलावा देश की आजादी के लिए लड़ा। आप मुझे बताइए कि इनके कितने लोग गए थे जेल में, कितने डंडे इन्होंने खाए? अरे ये तो दलाल थे, अंग्रेजों के मुखबिरी कर रहे थे, दलाली कर रहे थे इनके हेडक्वार्टर में बैठकर। आज भी जिसको इस देश के तिरंगे से प्यार नहीं हो, जो अपने हेडक्वार्टर पे कभी झंडा नहीं लगाता हो, वो इस तरह की बातें करता है कि परिवारवाद और ये सारी चीजें ला रहे हैं। ये किसके लिए ला रहे हैं? ये अमीरों के लिए ला रहे हैं। आपको एक घटना का जिक्र करता हूं सर, आप भी 250 रुपया खर्चा करके कल जाके आइए। इन्होंने अभी एक अटल सेतु बनाया है, उस अटल सेतु पर आप जरा चले जाइए, आप बताइए कि कौन सा गरीब उस अटल सेतु से गुजरने वाला है। आप जरा देखिए कि गरीबों के लिए क्या ला रहे हैं। गरीबों के लिए कुछ नहीं है, उनको फ्री का राशन देकर नशा कराया जा रहा है एक तरह से कि तुम बेकार रहो, बर्बाद रहो, तुम कोई सवाल मत पूछो, तुम शिक्षा के क्षेत्र में मत आओ, तुम इंडस्ट्री के क्षेत्र में मत आओ, तुम देश के डेवलपमेंट में कोई शेयर मत करो, खाली अनाज ले आओ और खा के भूखे सो जाओ। तो ये जो साजिश है मोदी जी और आरएसएस की, वो इस देश के दलितों को, इस देश के माइनॉरिटीज को, इस देश के आदिवासियों को ये तबाह और बर्बाद करने का काम है। आप देखिए कि जिस तरह से इस देश में दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, जिस तरह से आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है, एक चलती हुई सरकार के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके जेल भेज देना, ये इससे घटिया बात क्या हो सकती है? निजामुद्दीन जी, आज अमित शाह जी ने कहा, मोदी जी भी प्रेजेंट थे, उन्होंने कहा कि मोदी जी ने उग्रवाद को खत्म कर दिया, आतंकवाद को खत्म कर दिया, नक्सलवाद को खत्म कर दिया, और लास्ट आखिरी जो थोड़ा सा बचा हुआ वो भी 2024 के बाद वो भी खत्म हो जाएगा। उन्होंने आंकड़े दिए, बोले कि 10 साल में, आपके कांग्रेस के 10 साल में 53 टेरर अटैक्स गिन के उन्होंने बताया, 53 टेरर अटैक्स थे। अब मोदी जी 2014 में आने के बाद
डेकेड ऑफ बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, इस प्रकार से हर चीज को बदल दिया है कि 10 साल में एक भी आतंकवाद हमला हुआ नहीं है। कहां 53 10 साल में 50 घटनाओं का जिक्र कर सकता हूं नायर साहब, 50 घटनाओं का। कश्मीर में जिक्र कर सकता हूं, कश्मीर में रोज मारे जा रहे हैं, आतंकवाद की बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, इससे बड़ा झूठा गृह मंत्री नहीं हो सकता। आप 5 साल के अंदर जितनी आतंकवादी घटनाएं हैं, आप जो है खुद देख लीजिए अपने चैनल पर, आप अपने चैनल पर देखिए, आपको अभी मालूम पड़ जाएगा। गूगल सर्च कर लीजिए कि कश्मीर में कितनी घटनाएं हुई, पुरी की घटना किसके दौर में हुई, पुलवामा किसने कराया, ऐसे दर्जनों मैं आपको उंगलियों पर गिना सकता हूं। इसलिए झूठ बोलकर जनता को बेवकूफ ना बनाए, कम से कम इनको शर्म आनी चाहिए कि राष्ट्र जो है वो देखता है। आप बोलकर कोई फायदा नहीं है। आज तो गूगल सर्च करने का जमाना है, आप जिससे भी कहेंगे 2 मिनट में गूगल सर्च करके आपको लिस्ट दे देगा कि 5 साल में आतंकवाद की कितनी घटनाएं हैं। आज जिस किसान के बारे में बात हो रही है वो भूखा मर रहा है, उसके ऊपर गोलियां चलवा रहे हो, ट्रैक्टर उसके तोड़े जा रहे हैं, बुलडोजर चलवाकर आप लोगों के कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी? और ये क्या देंगे सुरक्षा देश को? जितनी घटनाएं इनके राज्य में हुई कभी नहीं हुई। इसलिए इनको अच्छे से पता है कि झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो, लोग यकीन कर लेंगे। निजाम साहब, चलते चलते आखिरी सवाल, आज महाराष्ट्र असेंबली का विधानसभा का स्पेशल सेशन था जिसने मराठा आरक्षण का बिल पास कर दिया। इस विषय में क्या कहेंगे सर? सर यही कहेंगे कि सरकार धोखा दे रही है मराठों को, सरकार धोखा दे रही है, बेईमानी का रास्ता है। उनको डर है कि अगर मराठे रोड पर आ गए तो इनका भागने का कोई रास्ता नहीं बचेगा, और शायद वो दिन करीब आ गया है। इसलिए बेवकूफ बनाने के लिए इस तरह के प्रयोजन किए जा रहे हैं। जब आपको देना है तो बैठ के सर्वदलीय सम्मति से तय करके उनको आरक्षण देना चाहिए। लेकिन पिछली बार भी आपने देखा कि झूठ बोलकर, धोखा देकर जरांगे पाटिल को मुंबई आने से रोककर उसको वापस किया, दोबारा जाकर वो फिर बैठ गया और उन्होंने धमकी दिया कि अगर मैं मर गया तो इसका जिम्मेदार यही सरकार होगी जो अभी बैठी है। तो इसलिए ये सर बेवकूफ बनाने का काम है। ये सरकार की नीयत साफ नहीं है। लोगों को लड़ाकर, कभी एक दूसरी पक्ष को लाकर, किसी तीसरे पक्ष को लाकर बेवकूफ बनाकर लोगों में सत्ता का मजा और मलाई इनको लेना है। बाद में इनका भी स्थान जेल है, आप देखिएगा। लेकिन निजाम साहब, जो ओबीसी समाज है, बाकी सब जो लोग हैं, जैसे छगन भुजबल साहब ने आज असेंबली में ही अपने भाषण में कहा, उसके अलावा जो दंगड़ कम्युनिटी है, भुजबल साहब की खुद की जो माली कम्युनिटी है, लिंगायत जो है, मुसलमान जो है, वो सब लोग ये कह रहे हैं भाई क्या पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ मराठा रहते हैं, हम लोग नहीं रहते क्या? बाकी सबका क्या? नहीं सर, राहुल गांधी ने एक अच्छा सा प्रपोजल दिया था, अगर इनको याद हो तो इन्होंने खुद, मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि हम स्पेशल सेशन सेंटर में बुलाने के लिए कहते हैं, और जो हमारा जो रिजर्वेशन का फाउंडेशन है उसको तोड़कर नया फाउंडेशन शुरू करेंगे, और जितने लोगों को रिजर्वेशन रिक्वायर है, चाहे वो धनगर समाज हो, उनका नेता लड़ रहा है इस काम के लिए, चाहे ओबीसी समाज का इशू हो, चाहे वो दूसरे समाज का हो और मराठों का हो, खास करके 5% मुसलमानों को तो कोर्ट ने दिया था, उसके बावजूद उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी लीडरशिप एक जगह नहीं है और वो चाहते हैं कि ये लीडरशिप डिवाइड होती रहे, मुसलमान बढ़ता रहे, जिससे वो कोई चीज के लिए क्लेम न कर सके। क्या वो इस देश का शहरी नहीं है? क्या वो देश में टैक्स नहीं भरता? अगर वो टैक्स भरता है और उसका पैसा सरकार इस्तेमाल करती है तो उसे भी सुविधाएं देनी चाहिए, ये यहाँ की कोर्ट ने तय किया। लेकिन आज दम है अगर इस सरकार में, तो भुजबल ने 2 महीना पहले इस्तीफा दिया इसी ओबीसी के मुद्दे को लेकर, तो क्यों नहीं भुजबल को बाहर करते? अगर उन्होंने इस्तीफा दिया है, क्यों नहीं उस पर खुलकर चर्चा करते? ये बेईमानी करने का आसान तरीका है कि जनता को बेवकूफ बनाइए और आपस में लड़ा कर रखिए। तो आपके मुताबिक ये जो आरक्षण दिया गया है ये सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड नहीं करेगा? कहने का कैसे स्टैंड करेगा सर? जब अपने पार्लियामेंट के अंदर एक अमेंडमेंट लाने की जरूरत है, जब आप उसको कर नहीं रहे हैं, तो पहले से जो चीज तय है उस दायरे को तोड़ने का अधिकार इनको कहां से आएगा? वो दायरा तोड़ने का अधिकार इस देश की पार्लियामेंट को है। पार्लियामेंट में मोदी जी के पास बहुमत है। अगर उनके दिल साफ होता और वो ओबीसी को रिजर्वेशन देना चाहते
एक दिन स्पेशल संसद बुलाते और उसमें तय कर देते कि ये रिजर्वेशन का जो लाइन है उसको हम तोड़ रहे हैं, उसको 51-52 से हटाकर 60-70 तक ले जा रहे हैं, क्योंकि रिजर्वेशन तो देश के नागरिक को ही देना है ना, किसी पाकिस्तानी को तो रिजर्वेशन नहीं देना, किसी बांग्लादेशी को नहीं देना। तो ये तो धोखा देने वाला काम है। जो रियल रूल है अगर वो से करना था तो संसद में एक सत्र बुलाते और उसमें सबको तैयार करते, क्योंकि कांग्रेस भी तैयार थी इनको मदद करने के लिए, दूसरी पार्टियां भी तैयार हैं, क्योंकि कोई दल ये नहीं चाहता कि बाकी को रिजर्वेशन ना मिले। जब आप कुछ लोगों को रिजर्वेशन दे रहे हैं और बाकी को रिक्वायर है, और सुप्रीम कोर्ट तो वही करेगा जो संसद ने पास किया है, तो संसद को चाहिए कि अपनी सीमा को क्रॉस करके एक नया रेजुलेशन ले आए और वो जो है सुप्रीम कोर्ट को बताए कि हमने इसका लाइन तोड़ा है, आप इसके आगे का रिजर्वेशन तय करो। आज मगर एकदम यूनानिमस था, सब पार्टी ने मिलकर इस चीज को सपोर्ट किया, कोई विरोध नहीं था, एक भी डिसेंटिंग आवाज नहीं था, दोनों न असेंबली में था न विधानसभा में था। उसके बावजूद भी नहीं किया, उसके बावजूद भी अगर आपको नायर साहब याद हो तो स्पेशल सेशन जो बुलाया था उसमें बेईमानी करके महिलाओं का मुद्दा डाल दिया, क्योंकि देश के लोग पूछेंगे कि संसद ने स्पेशल सत्र बुलाया था तो उसमें क्यों नहीं निर्णय हुआ। तो उन्होंने इस देश में महिलाओं को बेवकूफ बनाने के लिए कहा कि तुमको महिला आरक्षण दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ शर्त लगा दिया कि आपको ये आरक्षण तक देंगे जब हमारा सेंसेक्स हो जाएगा। यानी 10 साल तक सेंसेक्स नहीं होगा और 10 साल तक 3 जनरेशन महिलाओं की इस देश की राजनीति से खत्म हो जाएंगी। यानी ये भी छलावा और ये धोखा मोदी और अमित शाह ही दे सकते हैं, क्योंकि इतना बढ़िया झूठ बोलने का जो प्रैक्टिस है हमारे माननीय प्रधानमंत्री को, किसी और को हासिल नहीं है, और ये दूसरे को हासिल होने भी नहीं देना चाहते। थैंक यू सो मच निजाम साहब, ये स्वयं नहीं रखना चाहते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Mr. Nizamuddin Rain, always very fiery, always a totally loyal congressman. Exactly, sir. Exactly. But the fact is, Pradeep ji, the state assembly per se does not have the right. As far as I know, I could be wrong, of course. I'm not a constitutional expert. But anyway, let's ask Dr. Surena Malhotra.